ये अब रामगंगा के एक बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं। देखिए रामगंगा, देखिए यहाँ पे दिख रही है ये सारी। और ये एक छोटा सा ट्रैक है, तो उस ट्रैक पे चल रहे हैं हम। बिल्कुल यहाँ साइड में स्टीप है, तो इसलिए बहुत सेफ चलना बहुत ज़रूरी है। ये अब थोड़ा अब ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, चढ़ाई है यहाँ पे। पानी का बहाव बहुत तेज है रामगंगा का, दिसंबर के महीने में, लास्ट वीक है दिसंबर का, और पानी अभी भी काफ़ी है। रामगंगा यहाँ की मेन रिवर है, जिसके नाम से इस अभयारण्य का नाम रखा गया था 1947 में। बाद में इसका नाम 1956 में चेंज कर दिया गया था। ये देखिए, ये भी एक यहाँ पे रिजॉर्ट है छोटा सा, बलबुली विलेज में। ये बलबुली विलेज है। देखिए यहाँ से व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। रिवर भी देख सकते हैं यहाँ से, दूर दूर तक आपको यहाँ पे पहाड़ियाँ नजर आएंगी। बहुत ही अच्छा व्यू है। काफ़ी खूबसूरत जगह है एक्चुअली। ज़्यादा यहाँ लोग आते नहीं हैं, लोगों को पता भी नहीं है, और थोड़ा डीप में जाके है ये, इस नेशनल पार्क के काफ़ी डीप में है। तो ये जो बलबुली विलेज है, ये मारचूला एरिया बोलते हैं इसको। आप गूगल मैप पे ढूंढ सकते हैं मारचूला को, उत्तराखंड में। धूप बहुत तेज़ है, ऐसे में गोगल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो शाम तक आते आते सर में दर्द हो जाएगा। क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है, पोल्यूशन यहाँ है नहीं। तो विंटर के टाइम में जो धूप निकलती है, इससे सर में दर्द हो जाता है अगर आपने गोगल्स नहीं लगाए तो। और अगर गोगल्स नहीं है तो आप थोड़ा शेड कर लीजिए आइज़ के आसपास। उससे क्या होता है कि थोड़ा शेड हो जाता है, तो धूप डायरेक्ट नहीं आती। ये काम कर सकते हो आप, पर ज़रूरी है प्रोटेक्शन, नहीं तो शाम को इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आप होटल रूम में बैठ नहीं पाएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ये सारा जो है नेशनल पार्क का इलाका है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और यहाँ पे अभी एक, यहाँ पे कोई लोग रहते हैं, उनका मकान है यहाँ पे, तो अपने मकान को देखने आए थे, तो उन्होंने हाथी की पोटी देखी यहाँ पे, और सारा तहस नहस किया हुआ था उनका गार्डन हाथियों ने। तो इसका मतलब यहाँ हाथी घूमते हैं। तो यहाँ पे शेर तो है ही, शेर तो कहीं से भी आ सकता है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि इस अभयारण्य में कोई बाउंड्री बनाई हुई है जिससे शेर बाहर ना निकल सके। ये पूरा कोर जोन है या बफर जोन है, तो अगर ये बफर जोन है तब भी यहाँ पे शेरों का आना जाना लगा रहता है। तो शाम के समय यहाँ अकेला बिना किसी वेपन के साथ चलना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। हम थोड़ा रिवर से थोड़ा दूर आ गए हैं, हम दूसरी साइड से रिवर की साइड जाने की कोशिश करेंगे, रिवर के किनारे इस ट्रैक के थ्रू। तो एक छोटी सी ट्रेल है ये, ट्रैकिंग की करीब 10-15 मिनट की वॉक है। काफ़ी नेचुरल है, और यहाँ पे भांति भांति के ट्रीज़ हैं। आम के पेड़ यहाँ काफ़ी हैं, और
बाकी यहाँ पे करीब करीब 50 से लेकर 60 तरह के पेड़ हैं और करीब 40 तरह की डिफरेंट टाइप की झाड़ियाँ हैं इस अभयारण्य में। ये ट्रैक बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी ना होने की वजह से यहाँ कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। ये एक बहुत अच्छी बात है और ये मुझे सबसे अच्छी लगी इस बात। नहीं तो जनरली क्या होता है कि आप कहीं रेगुलर ट्रैक पे जाएंगे तो लोग अपना वहाँ पे कोई प्लास्टिक की बोतल फेंक देता है, कोई रैपर फेंक देता है फन फ्लिप्स का या किसी चीज़ का, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर 1, तो ये कुछ मार्किंग की हुई है। हम करीब 1 किलोमीटर आ गए हैं यहाँ पे इस ट्रैक पे। एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि यहाँ बहुत अलग अलग भांति भांति के फूल बहुत हैं, डिफरेंट कलर्स के, ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, और इवन मैंने ग्रीन फ्लावर भी देखे हैं जो बहुत रेयर होते हैं। तो धूप अच्छी होने की वजह से दिसंबर के ये लास्ट वीक में भी इतनी कोई ठंड नहीं लग रही है और चलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। अब ये हमारी थोड़ी उतराई शुरू हो गई है रिवर की साइड इस ट्रैक पे। ये देखिए दूर आप रामगंगा नदी को देख सकते हैं जो आगे जाके कोसी नदी से मिल जाती है। तो जिम कॉर्बेट की 2 सबसे मेन जो नदियां हैं वो रामगंगा है, जिसके नाम पे 1947 में इस अभयारण्य का नाम रखा गया था, और दूसरी है कोसी। कोसी पे सबसे ज़्यादा रमणीय स्थल, सबसे पॉपुलर जो जगह है वो गिरजिया टेम्पल है। उस गिरजिया टेम्पल के पास भी ऐसा एक सस्पेंशन पुल है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। ये सस्पेंशन पुल जो करीब 150 पौने 200 साल पुराना है, ब्रिटिश टाइम का, आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, लगता है जैसे कि अभी नया बनाओ। ये इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा नमूना है। 60 फीट ऊंचा है ये पुल जो दिखाया था मैंने आपको, और उसकी जो चौड़ाई है करीब करीब 100 मीटर के करीब है। अच्छा, यहाँ से उतरना क्या? नहीं, वापस चलते हैं वहीं पे। तो हमें रिवर पे जाने के लिए ये काफ़ी स्टीप एरिया है, तो इसको हम थोड़ा अवॉइड करना चाह रहे हैं क्योंकि वापस यहीं से आना पड़ेगा। दूसरी साइड जब हमें जाना है तो हम वापस चलते हैं और रिवर फ्रंट पे चलेंगे। तो हम वापस रिवर फ्रंट की तरफ जा रहे हैं और रिवर में जो तेज़ी से खनखनाता हुआ जो पानी चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे हम, देखते हैं। अब उसी टाइप पे हम वापस जा रहे हैं। थोड़ा इस तरह के ट्रैक पे चलते समय नीचे देखते हुए चलना चाहिए। पैर रखते समय देखोगे कि यहाँ पत्थर बहुत बड़े बड़े गोल गोल पत्थर होते हैं, और गोल इसलिए होते हैं कि पानी जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो यहाँ तक ऊपर तक चला जाता है जब रिवर में पानी ज़्यादा होता है। इस समय पानी ज़्यादा नहीं है दिसंबर के लास्ट वीक में, पर अगर होता है तो इतनी ऊंचाई तक पानी आ जाता है। तो ये पत्थर जो हैं सारे गोल इसलिए हो गए हैं पानी के भाव की वजह से। और ये साइड में देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे आप तो यहाँ मिट्टी के अंदर ये गोल पत्थर पड़े हुए हैं अंदर। तो इनके होने का कारण ये दर्शाता है कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे पानी ऊपर तक, काफ़ी ऊंचा पानी यहाँ चलता रहा है। किसी टाइम पे जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो यहाँ तक चले जाता है। देखिए, हाँ हाँ, तो एक इसकी थ्योरी ये भी हो सकती है, बिल्कुल सही बताया निशा ने, कि जब ये जैसे हिमालय ऊपर उठता है कुछ मिलीमीटर हर साल उठता है, ऐसे ही ये जो है ये भी हिमालय का एक पार्ट है। तो ये भी हज़ारों सालों से ऊपर उठता गया और ये जो
सी बेड था, इसके जो पत्थर हैं ये ऊपर आ गए। ये भी थ्योरी हो सकती है जिसकी वजह से ये गोल पत्थर यहाँ पे हैं। नहीं तो ये गोल पत्थर यहाँ पे होने का कोई मतलब नहीं है। अफ्रीका से जुड़ा हुआ था ना, जब वो बह के यहाँ आया इस तरफ। हाँ, तो जब ये कॉन्टिनेंट, एशिया से जुड़ा आके, हाँ जी, तो ये हिमालय फॉर्म हुए। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो चल के आया था ये, जो जिस कॉन्टिनेंट पे हम रहते हैं, तो ये हिमालय से टकराया था। तो वो टकराने की जो प्रक्रिया है वो आज तक चल रही है, जिसकी वजह से हिमालय ऊंचा होता जाता है। और ये जो पानी जो आता है जिससे रेत बनता है, तो ये हिमालय की जो चट्टानें हैं उसको घिस के लेके आता है, रेत बना देता है उसको। और वो जो रेत नीचे आता है गंगा में जैसे आता है और भी रिवर्स में आता है, तो वो सारा रेत जिसको हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो सब हिमालय की चट्टानों से जो पानी खुरच के लाता है वो रेत होता है। तो जितना इंच हिमालय ऊपर उठता है उतना ही करीब करीब जो नदियां हैं उस चट्टानों को खुरच लेती हैं। तो वो सारा जब गंगा नदी में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बह के आता है तो वो बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। और वो जो सारा रेत इकट्ठा होता है बे ऑफ बंगाल में, उससे पूरा देश बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो पूरी इसी रेते से बना हुआ है। जो नदियाँ खनिज और जो पार्टिकल्स लेके आती हैं सॉइल के और रेत के, जो बे ऑफ बंगाल में डालती हैं, वो उसको कंटिन्यूसली डालती रहती हैं, जिससे कि वो जो बांग्लादेश पूरी कंट्री है वो उसी पे बनी हुई है। तो उसके नीचे समुद्र है, बांग्लादेश के नीचे पूरा समुद्र है। उसके ऊपर जो गंगा नदी और जो नदियां हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो मिट्टी लेके आती है, उसको वो अकोमुलेट करती रहती है पानी की सतह पे, उससे वो देश बना हुआ है। और वो जो बड़ी अलग तरह की बड़ी स्पेशल मिट्टी है बांग्लादेश की, जिसकी वजह से वहाँ पे जूट की खेती होती है और भी तरह की होती है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जूट का बांग्लादेश, और पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है जूट। जूट एक नेचुरल फाइबर है, बहुत बढ़िया फाइबर है, बहुत यूजेस हैं। आने वाले फ्यूचर में जूट का बहुत पोटेंशियल है, उस पर रिसर्च होनी बाकी है। उसको नेचुरल फाइबर की तरह यूज़ किया जा सकता है। जैसे जैसे मैन मेड फाइबर ख़त्म होते जा रहे हैं तो इंसानों को नेचुरल फाइबर पे आना पड़ेगा। जूट का आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे जूट की वैल्यू बढ़ेगी तो बांग्लादेश की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड में जूट का बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का बड़ा मैन्युफैक्चरर होने का कारण क्या है और एक्सपोर्टर होने का कारण क्या है? जो उसकी मिट्टी है, जो मिट्टी इस तरीके से बनी है, जो बहुत स्पेशल तरह से बनी है। पूरी कंट्री की जो सतह है वो बड़े स्पेशल तरीके से बनी है, तो अपने आप में वो यूनिक है। तो इस तरह से आप दुनिया में बहुत बड़े बड़े अजूबे देखेंगे जो नेचुरल तरीके से बने हैं। बांग्लादेश उसमें से एक है। तो यहाँ से आप देखिए पूरा पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं रामगंगा। ये इस ट्रैक का सबसे खूबसूरत पार्ट है, सबसे ऊंचा भी है, जहाँ से आपको लेफ़्ट राइट इन फ्रंट एंड बैक साइड सब बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आएगा। तो आज धूप वैसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, और रामगंगा नदी के किनारे खड़े होके यहाँ जो मज़ा आ रहा है
इसका मज़ा ही अलग है। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बढ़िया मौसम है एक्चुअली में। लोग समझते हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पहाड़ी इलाके में नहीं जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर यहाँ पे जो तराई का एरिया है, ये हिमालय की तराई है, यहाँ पे अगर आप दिसंबर के लास्ट वीक में आते हैं तो सबसे अच्छा मौसम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिम कॉर्बेट का भी वही था कि उनका जो मेन घर था ज़्यादातर वो नैनीताल में रहा है, पर इस मौसम में वो अपने काला ढूंगी वाले मकान में आ जाते थे रहने के लिए। वो और मैगी उनकी सिस्टर थी, उन्होंने कभी शादी नहीं करी दोनों ने, और दोनों ही बहुत डिवोटेड ब्रदर सिस्टर थे। तो कॉर्बेट और बैगी काला ढूंगी में जो मकान है उनका, जो उन्होंने अपने सेल परचेज का जो उनका काम था, घरों की सेल परचेज करने का जो काम था, उसमें ये मकान उनको मिला था। ये बड़ा अच्छा लगा था उनको ये मकान। और उन्होंने बाद में, मैंने जैसे बताया आपको, छोटा हल्द्वानी पूरा ख़रीद लिया था 1500 रुपये में। तो मालिक थे वो उसके। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे, लोगों को काफ़ी इंकरेज किया वहाँ के जो निवासी थे छोटे हल्द्वानी के। और जाते जाते वो सारी जो ज़मीनें हैं वो बटाईदारों के नाम करके चले गए, कीनिया चले गए, पार्टीशन से पहले, इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले। तो वो भी काला ढूंगी के मकान में इसलिए आते थे कि इस मौसम में उनको बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे आना, और उनका पसंदीदा जो स्थान था वो यही था, काला ढूंगी था, जिसके चारों तरफ उन्होंने वन्य जीवों पे काफ़ी शोध किया। काफ़ी उन्होंने शुरू में शौकिया हंटिंग करते थे, बाद में बंद कर दी थी हंटिंग करना शौकिया, और सिर्फ आदमखोर शेरों और तेंदुओं को मारते थे वो भी जब उनको इनवाइट किया जाता था ऑफिशियली। उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले, काफ़ी उनको अपने कामों के लिए सराहना हुई उनकी किताबें बहुत फेमस हैं। उन्होंने बाद में लिखने की प्रेरणा उनको मिली, और उन अपने लेखनों के कारण वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए पूरे वर्ल्ड में। और बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हंटिंग बिल्कुल बंद कर दी थी 70 ईयर्स की एज के बाद, और वो WH चैम्पियन से प्रेरित होके वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में आ गए। तो वो क्या करते थे, शेरों, तेंदुओं और जो बड़े जानवर हैं काला ढूंगी के आसपास, छोटे हल्द्वानी के आसपास, तराई क्षेत्रों में, उनकी वो फोटोग्राफी करते थे। बहुत रेयर पिक्चर्स उन्होंने और वीडियोस बनाई हैं। उनकी 7 टाइगर्स की जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ है, बहुत फेमस है, बहुत वैल्यूएबल है। तो ये इलाका जो है जिम कॉर्बेट जी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, और उनका जीवन पूरा यहीं पे व्यतीत हुआ, इसी एरिया में। इस एरिया से वो बिल्कुल वाकिफ़ थे, और इंडिया को उनकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ, आज भी फ़ायदा हो रहा है। उनके जो विचार थे, उनकी जो कंजर्वेशन की जो ज़रूरत है, जो उन्होंने पूरी दुनिया को बताई अपनी लेखनी के द्वारा और अपने एफर्ट्स के द्वारा, और हेली जी के साथ उन्होंने मिलके उन्होंने जो कार्य किए, उससे हमें इंडिया को एक बहुत बड़ी धरोहर हमारे पास है, और वन्य जीवों को संरक्षित करने की एक धरोहर हमने मेंटेन की हुई है अभी, और उसको इम्प्रूव किया। तो अगर जिम कॉर्बेट जी अगर अब जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते, जिस तरह के काम इंडिया में हो रहे हैं इस अभयारण्य में, कॉर्बेट वन्य जीवन अभयारण्य में। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे नज़ारे आपको दिखाए रामगंगा रिवर के, और यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो कमेंट दीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन जरूर दबाना। धन्यवाद, थैंक यू।